हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ सिंटैक्स आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था और आज उसी का सेकेंड वीडियो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी को इसमें इंक्लूड करूं। डिफरेंट रूल्स जो भी हैं इसमें सिंटैक्स के आर्टिकल पार्ट से, तो आपको पार्ट 2 में मींस ऐसे ही हर एक पार्ट के, जैसे आर्टिकल के बाद नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, सभी का एक एक या दो दो वीडियो आपको 10-10 या 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं, पहला सेंटेंस दिया हुआ है सिट डाउन द बॉयज। अब इसमें कोशिश करना है कि फाइंड आउट, एरर करना है हमें कि क्या गलती है, कहां पे मिस्टेक है, उसे फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, सिट डाउन, और फिर क्या कर रहा है, द बॉयज बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जो द यूज हुआ है यहाँ पे हमें द का यूज नहीं करना है। रूल क्या होता है, जब कहीं किसी भी सेंटेंस में कोई एड्रेसिंग नाउन दिया होता है जिसको हम नॉमिनेट करके बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसे कह रहा है सिट डाउन द बॉयज, लड़कों खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, सिट डाउन बोल रहा है, बैठ जाओ। तो एड्रेसिंग कर रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है, बॉयज को एड्रेस कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब एड्रेसिंग नाउन दिया होगा तो उसके पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा, सिट डाउन बॉयज। द आर्टिकल यहां से आपको क्या करना होगा, रिमूव कर देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले द फुटबॉल। तो सेकंड सेंटेंस आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या दिया हुआ है, द आर्टिकल का यूज दिया हुआ है। किसके पहले दिया हुआ है, फुटबॉल, और फुटबॉल क्या है, गेम का नेम, खेल का नाम है। रूल क्या होता है कि हमें कभी भी खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। तो इसमें भी क्या है, फाइंड एरर क्या हमें मिल रही है, द का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ आप कोशिश करिएगा कि इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, साथ में नोट भी करते रहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, रूल क्या बताया मैंने कि कभी भी हमें खेलों के नाम के पहले, किसके नाम के पहले, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल होता है। फर्स्ट का भी आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई एड्रेसिंग नाउन दिया होगा, ठीक है, तो उसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेकंड सेंटेंस में मैंने क्या बताया कि खेलों के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज इंटरेस्टेड इन सच थिंग। देखो, अब इसमें थोड़ा सा आपके लिए नया भी रूल होगा और इंपॉर्टेंट भी है ना। काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं एक्सप्लेन करूं। हालांकि सभी सेंटेंसेस तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है आपके लिए कि काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट सेंटेंस लाने की। तो इसमें क्या है, शी इज इंटरेस्टेड इन सच थिंग दिया हुआ है। रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब कभी किसी सेंटेंस में सच आ जाता है तो उसके बाद हमें यूज करना होता है ए और एन अकॉर्डिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आर्टिकल की प्रॉब्लम हुई तो वहां पर यदि किसी भी सेंटेंस में क्या आ जाता है, सच का यूज आ जाता है, तो उसमें हम या तो उसके बाद या तो ए का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे। ठीक है, यदि सिंगुलर है, ये भी बात ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, शी इज इंटरेस्टेड इन सच अ थिंग। ओके, ये मिस्टेक है, सेंटेंस में हम एन तो नहीं लगा सकते क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसका वॉवेल की साउंड नहीं क्रिएट कर रहा है। किसकी वो साउंड है, यहाँ पर थिंग है, मींस कॉन्सोनेंट है, तो आप इसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शी इज इंटरेस्टेड इन सच अ थिंग। ये रूल भी आप ध्यान रखिएगा कि सच के बाद या हम ए का यूज करते हैं या फिर एन का यूज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जो आगे नाउन दिया होगा उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ए और एन का यूज करेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, रूल क्या बताया कि सच के बाद ए और एन का यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है दिस इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। आपको ध्यान होगा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी वर्ड क्या आ जाता है, यहां पर इसका अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन वी शुड यूज ऑफ ए एंड एन। ये रूल मैंने आपको बताया था।
यहाँ पर यूनिक तो है, यू तो दिया है, वॉवेल तो दिया है, वॉवेल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। बट आपको याद होगा कल भी मैंने बताया था कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यूनिक वाई होगा। वाई निकल रही साउंड इसकी, वाई क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था शायद यूजफुल एनिमल है ना, कुछ ऐसा एग्जांपल था। तो आप यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, दिस इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि और कोशिश करिए कि इसमें एरर कहाँ पे है, आप लोग भी कोशिश करिए। सेंटेंस दिया हुआ है, मोहन हैड नो स्लीप इन सो कोल्ड नाइट। ओके, इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है और इसका रूल भी आप अच्छे से समझिएगा। देखिए रूल क्या होता है बेटा, जब कभी किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया हो, क्या दिया, आप ध्यान से समझिएगा इसको। जब किसी सेंटेंस में क्या दिया हो, कोई एडजेक्टिव दिया हुआ हो और उस एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया हो, सो आ गया हो। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस सेंटेंस में क्या है, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। कोल्ड नाइट, नाइट को क्वालिफाई कर रहा है, नाइट क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, बात समझ में आ रही। और ये क्या है, नाउन है, और ये एडजेक्टिव इस नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि नाइट कैसी है, कोल्ड नाइट है। और इस जस्ट एडजेक्टिव के पहले क्या दिया हुआ है, सो दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी किसी एडजेक्टिव से पहले सो वर्ड का यूज कर दिया जाता है, तब एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं कि जब किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ हो और एडजेक्टिव से पहले सो आ जाए, ठीक है, सो क्या है, एडवर्ब है, आपको पता है, सो कोल्ड, क्योंकि ये सो क्या कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। आपको पता होगा कि सो जो है मींस एडवर्ब है, एडवर्ब का काम क्या होता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है, प्रीपोजिशन कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप एडजेक्टिव और नाउन के बीच में क्या करेंगे, you will use of a and an according the pronunciation of the noun। जैसा नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप a और an का यूज करेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन हैड नो स्लीप इन सो कोल्ड अ नाइट। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कंसोनेंट की साउंड क्रिएट करेगा, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, ए का यूज करेंगे। अब आपका सेंटेंस राइट हो जाता है। ओके, तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वीरू फेस सो फ्यूरियस आर्मी। अब देखिए मुझे इस सेंटेंस को नहीं समझाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर फ्यूरियस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है, आर्मी, आर्मी क्या है, नाउन है। ओके, फ्यूरियस से पहले क्या दिया हुआ है, एडवर्ब सो दिया हुआ है, सो वर्ड दिया हुआ है। तो अभी मैंने बताया था जब कभी एडजेक्टिव से पहले सो आ जाता है तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में क्या लगा देते हैं, ए और एन लगा दिया जाता है अकॉर्डिंग द प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे आर्मी आया, वॉवेल की साउंड क्रिएट हो रही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, वीरू फेस सो फ्यूरियस एन आर्मी। क्लियर, तो ये रूल अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर दास इज अ एमएलए, ठीक है। अब एमएलए आया हुआ है, यदि इसका प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे तो क्या होगा, एमएलए, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर ए लगा के बैठा है, मींस कंसोनेंट के पहले ए लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है, पूछा भी जाता है और इजी भी है। दूसरी बात है कि बहुत इजी भी है। तो आप क्या लिखेंगे, मिस्टर दास इज एन एमएलए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया ना। अब कोशिश करिए फाइंड आउट करने की कि इसमें एरर क्या हो सकती है। तो एरर इसमें कहां पे है, मिस्टेक कहां पे है कि जो डिजीज नेम है मलेरिया, बीमारी का नाम है मलेरिया, उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया है, जबकि बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी बीमारी का नाम, डिजीज का नाम आ जाता है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन
केवल 2 बीमारी ऐसी हैं जहां पर हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी है? एक है मम्स, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और दूसरी कौन सी है? मीजल्स। एक मिनट, MEASLES, ठीक है। ये 2 वर्ड यदि आ जाते हैं, ये 2 बीमारियों के नाम आ जाते हैं, तो इनके पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। और ऐसे कोई है, मलेरिया है, कॉलरा है, फीवर है, तो इनके पहले आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मम्स का मतलब क्या होता है? एक कंठमाला नाम का रोग होता है, और मीजल्स को क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं, ठीक है। तो यदि ये रोग आ जाते हैं तो इनके पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे, अदरवाइज आपके भी किसी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे? ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यदि कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें क्या होगा। यदि कहीं कोई सेंटेंस आपका है जिसमें डाउट होता है तो आप क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अ मैन इज मॉर्टल। देखो, अ मैन क्या है? कॉमन नाउन है, और जब कॉमन नाउन का यूज व्यापक अर्थ में करते हैं, विस्तृत रूप में करते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि सेंटेंस में कह रहा है मैन इज मॉर्टल, और सेंस क्या निकल रहा है? अ मैन इज मॉर्टल। एक आदमी मरणशील नहीं है, बल्कि क्या होता है कि सभी आदमी मरणशील होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम ए का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैन जो है कॉमन नाउन है, जिसका यूज किस सेंस में किया जाता है? विस्तृत रूप में किया जा रहा है, व्यापक अर्थ में किया जा रहा है कि मैन क्या होते हैं? मरणशील होते हैं। तो आप यहां से ए को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैन इज मॉर्टल। ओके, आदमी मरणशील होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इस पर बोल रहा हूं, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है आपके। द मोर ही गेट्स मोर ही वांट्स। देखिए यहां पर क्या है कि एक दिया हुआ है मोर, मींस कौन सी डिग्री है? आप ध्यान से समझिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे ऐसे सेंटेंसेस को, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। बस आप ध्यान से सुनिए और नोट जरूर करिएगा। सेंटेंस में क्या दे रखा है? मोर दे रखा है। मोर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। फिर क्या दिया है? यहाँ पर मोर दिया हुआ है, फिर से कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा, जब कोई 2 चीजों की बात कर रहा हो, 2 मुद्दों पे बात कर रहा हो, 2 चीजों की बात कर रहा हो, और उनकी कंडीशन में, उनकी सिचुएशन में समानांतर बढ़ोतरी हो रही हो या समानांतर उसमें गिरावट हो रही हो, बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए सेंस देखिए इसका, द मोर ही गेट्स, जितना ज्यादा वो पाता है, मोर ही वांट्स, उतना ज्यादा वो चाहता है। दोनों में क्या हो रही है? समांतर वृद्धि हो रही है। समांतर वृद्धि हो या समांतर गिरावट हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। रूल भी समझ में आना चाहिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब कभी कंपैरेटिव डिग्री हो, दोनों कंडीशन में, दोनों में 2 कार्य हो रहे हैं, 2 चीज दी हुई, कुछ भी दिया हो, दोनों में समांतर वृद्धि हो या दोनों में गिरावट हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। मैं फिर से बोलता हूं, इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अक्सर ये सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके बेटा, तो मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और हाँ, ऐसे सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप देखिए और अपने दोस्तों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। ओके, यदि आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक, लर्न विद अशोक, जरूर शेयर, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। 11 नंबर, द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। देखो इसको बहुत अच्छे से समझना है। आपको तो ये लग रहा होगा बहुत इजी है, लेकिन कुछ सेंटेंस इसमें हम बात करेंगे जिनके बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट भी सेंटेंस होते हैं और अक्सर ऐसे सेंटेंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, यहां पर दिया हुआ है द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, कि जो इंग्लिश है वो कहां बोली जाती है? इंग्लैंड में बोली जाती है। तो ये इंग्लिश है क्या? यहाँ पे लैंग्वेज नेम है।
रूल क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले हमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। ये सेंटेंस आपका बन गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें करेक्शन के बाद, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड की इंग्लिश भाषा जो है वो क्या कहाँ बोली जाती है, इंग्लैंड में बोली जाती है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज हमें बतानी है यहाँ पे वो ये है कि जब आप किसी भी भाषा के नाम के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज कर देते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है उस देश में रहने वाले लोगों से, है ना। तो ये बात आप समझिएगा। लेकिन यहाँ पर उस देश में रहने वाले लोगों से मतलब है ही नहीं, क्योंकि स्पोकन की बात कर रहा है, बोली जाने वाली भाषा है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर इंग्लिश, तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है। लेकिन जैसे हम लिख देंगे द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, तो ये अलग सेंस है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर इसको अंग्रेज लोगों से मतलब नहीं लिया जा रहा है, स्पोकन की बात कर रहा है, भाषा बोली जाने वाली की बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द को आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और आपका आंसर राइट हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। तो आई थिंक ये रूल आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक दो सेंटेंस में और बताना चाहता हूं, आप लोग उसको जरूर समझ लीजिएगा। जैसे मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि इसी सेंटेंस से रिलेटेड है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो सेंटेंस भी आप लोगों को यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं। मैंने यहाँ पे बताया है कि किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले हमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो जब उसका यूज लैंग्वेज के सेंस में किया जा रहा हो तभी हम ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम इंग्लिश उस भाषा के पहले द का यूज करते हैं, तो मैंने भी सेंटेंस बताया था, उसका मतलब हो जाता है उस देश में रहने वाले लोगों से। ठीक है, लेकिन एक तो कंडीशन और होती है जहां पर हम आर्टिकल द का यूज उस भाषा के नाम के पहले कर सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन होती है उसको हमें समझना होगा। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस सेंटेंस को। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, डू यू स्पीक जर्मन लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, डू यू स्पीक जर्मन लैंग्वेज। तो इसका मतलब है जो जर्मन आया हुआ है ये किस सेंस में यूज किया जा रहा है, भाषा के ही सेंस में यूज किया जा रहा है। तो अब इसमें मिस्टेक भी है। क्या मिस्टेक है, अभी मैंने बताया था कि लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन तो यहां पर तो यूज नहीं किया है मैंने। डू यू स्पीक जर्मन लैंग्वेज, क्या आप लैंग्वेज भाषा बोलते हैं, क्या आप लैंग्वेज भाषा जानते हैं। तो अब इसमें मिस्टेक क्या है, क्या प्रॉब्लम है ना, गलती है इसमें। आप भी कोशिश करिए कि क्या गलती हो सकती है फाइंड आउट करने की। डू यू स्पीक जर्मन लैंग्वेज, क्या आप जर्मन भाषा बोलते हैं। देखो अब समझिए इसका रूल, इसका समझिए इसका रूल क्या होता है। मैं यहीं ऊपर लिखे दे रहा हूं, जब कभी किसी सेंटेंस में ये कंडीशन आ जाती है, नेम ऑफ लैंग्वेज दिया हो, ध्यान से समझिएगा, नेम ऑफ लैंग्वेज दिया हो, अदरवाइज आपसे गलती होगी सेंटेंस में। नेम ऑफ लैंग्वेज दिया हो प्लस लैंग्वेज वर्ड दिया हो, प्लस लैंग्वेज वर्ड दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखो बेटा अब ये बात समझ में आ रही होगी। नेम ऑफ लैंग्वेज क्या है, जर्मन है। ठीक है, लैंग्वेज वर्ड भी दिया हुआ प्लस लैंग्वेज वर्ड, यहां पे मैं ये लिख सकता हूं लैंग्वेज वर्ड आ जाए मींस भाषा का जो नाम है उसके बाद लैंग्वेज वर्ड ये दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से समझिएगा इसको, अदरवाइज आपसे गलती होगी। यहाँ पे
जर्मन तो भाषा का नाम हो गया, उसके बाद क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज वर्ड आ गया है। तो इस कंडीशन में आप ये रूल फॉलो करेंगे, क्या, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज वर्ड, मींस यहाँ पे आप क्या यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। इस सेंटेंस में, इस सेंस में हम द का यूज भाषा के नाम के पहले कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए एक इसी से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, अगला सेंटेंस देख लीजिए यहां पर, ट्रांसलेट हिंदी, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। देखिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो हिंदी भी क्या है बेटा, लैंग्वेज नेम है, इंग्लिश भी क्या है, लैंग्वेज नेम है। और यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन भी नहीं दी हुई है कि लैंग्वेज वर्ड दिया भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक नया रूल आ जाता है, जब किसी भाषा से पहले कौन सा वर्ड आ जाए, ट्रांसलेट वर्ड आ जाए। कौन सा वर्ड आ जाए, ट्रांसलेट वर्ड आ जाता है, तो आगे आने वाली भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको, जब किसी भाषा के नाम के पहले क्या आ जाता है, ट्रांसलेट वर्ड आ जाए, क्या आ जाए बेटा, ट्रांसलेट वर्ड आ जाए, तो आगे आने वाली भाषाओं के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। ठीक है, आई थिंक अब ये रूल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। और हाँ, ऐसे सभी सेंटेंसेस देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, यदि अभी तक नहीं किया। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा वो नाउन से रिलेटेड होगा, है ना। हर एक टॉपिक आपका, सिंटेक्स का जितने भी टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के मैंने 2 वीडियो आपको दिए, और ये जरूरत पड़ेगी आपको तो बताइएगा, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, नाउन से भी 1-2 वीडियो रहेंगे। हमें पढ़ना क्या क्या है सिंटेक्स में, आर्टिकल पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, कॉन्जक्शन पढ़ना है। इतने पार्ट हमें पढ़ने हैं सिंटेक्स से। ठीक है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंटेंसेस मैं बता रहा हूं हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप 10th 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका बेसिक है ही है आपका, ये आपके सिलेबस में। ठीक है, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो नाउन से रिलेटेड होगा। एक वीडियो मिलेगा या फिर 2 वीडियो में, यदि एक में कवर हो जाएगा तो एक में कर दूंगा, अदरवाइज मैं 2 वीडियो छोटे छोटे बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे रूल आप लोग जरूर इसको नोट करिएगा, और ऐसे सभी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।